नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 4 जून को नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े मेले, सबसे बड़े जश्न के, सबसे बड़े राजनीतिक इम्तिहान के। तीसरी बार मोदी सरकार या विपक्ष की लगेगी नैया पार, यह सबके जहन में सवाल लगातार कौंध रहा है। और 19 तारीख से पहले चरण का मतदान भी शुरू होने वाला है, यानी कि 4 दिन बाद। तो जनता की नब्ज हमने टटोलने की कोशिश की है, जनता के मन की था लेने की कोशिश की। जनता जनार्दन तो आप ही हैं, सरकार तो आप ही चुनेंगे। कहां मोहर लगाते हैं, कहां बटन दबाते हैं। और इसीलिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया है, मेगा ओपिनियन पोल, चुनाव शुरू होने से ठीक पहले। और 543 जो लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 179 के जो रुझान है, ये अंतिम नतीजे कतई नहीं है, ना हम ऐसा दावा कर रहे हैं, उनमें बड़ी दिलचस्प तस्वीर अभी तक सामने आ रही है। एनडीए, बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में 87 सीटें। इंडिया फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 102, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। लेकिन इसमें पुट ज्यादा दक्षिण भारत का है, उन इलाकों का है जहां पर जो शतरप हैं, रीजनल पार्टीज जो हैं, वो भी ताल ठोक रही हैं। दक्षिण की मैंने बात की, जैसे तमिलनाडु है, या पूर्वी भारत, वहां पर पश्चिम बंगाल में दीदी का डंका क्या अभी भी बज रहा है, उनकी बानगी दिख रही है इन आंकड़ों में। अभी हिंदी पट्टी की भी बात करेंगे। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं बिहार से। वो बिहार जो राजनीति को बदलने के लिए जाना जाता है। 70 के दशक में जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई, राजनीति बदल गई, राजनीति के ऊंट ने करवट लिया, जबरदस्त करवट। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर मंडल की गूंज भी हमने सुनाई दी, जिसका असर बाकी हिंदी पट्टी के राज्यों में भी होता दिखा और शतरप उत्पन्न होते दिखाई दिए। इस बार बिहार के मन में क्या है? और बिहार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इंडिया, जिस गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, उसके रचयिता दरअसल नीतीश कुमार थे। खड़ा किया वो सुपर स्ट्रक्चर, लेकिन खुद निकल लिए और फिर एनडीए के कुनबे में जाकर शामिल हो गए, घर वापसी कर ली। 2019 के चुनाव में 40 जो सीटें हैं लोकसभा की, बिहार की 39 पर एनडीए का डंका बजा था। 17 की 17 बीजेपी जीत गई, 17 में से 16 जेडीयू जीती और 5 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी, बल्कि मैं कहूं 6 एलजेपी, तब तक दो फाड़ नहीं हुई थी। कुल 1 सीट गई थी कांग्रेस के खाते में। तो इस बार की तस्वीर क्या कहती है? बिहार में बहार है। बहार किसकी है यह बताएंगी मेरी सहयोगी शिरीन। तो फाइनल ओपिनियन पोल 2024 के चुनावों से ठीक पहले, और अब बारी है बिहार की। और मेरे पीछे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, बिस्कोमान भवन है, ये पटना की शान कहा जाता है इसे। और यहीं से मैं आपको अब नंबर दिखा देती हूं। सबसे पहले वोट शेयर आप देख लीजिए कि इन 40 सीटों में से वोट शेयर किसको कितना जाता दिख रहा है। 51% एनडीए के खाते में जा सकता है वोट शेयर, 40% इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, सर्वे ये कह रहा है, और 9% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है इस सर्वे के मुताबिक। तो ये तो वोट शेयर किसे कितना मिल सकता है। अब जरा इनको सीटों में कन्वर्ट हम करेंगे और बताएंगे आपको कि इन 40 सीटों में से जनता का मन किसे कितनी सीट देने का हो रहा है। यह सर्वे यही अनुमान लगाएगा और आपको आप तक ये अनुमान पहुंचाएगा। 40 सीटों का सवाल है, तो देखिए अब नंबर आपके सामने आ गया। 40 में से 33 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को महज 7 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में कुछ जाता फिलहाल नहीं दिख रहा। तो ये 40 सीटों की पूरी तस्वीर इस फाइनल ओपिनियन पोल में क्लियर हो गई है कि किस तरीके से जनता, अभी ताजा सर्वे है ये, 40 में से 33 सीटें एनडीए गठबंधन को, और एनडीए गठबंधन इसी के साथ एक बड़ी जीत बिहार में दर्ज कर सकता है। संदीप जी, तो बिहार की ये तस्वीर किसकी धड़कनें बढ़ाएगा, किसकी बाँछें खिलेंगी शरीर के जिस भी हिस्से में हो। क्या एनडीए, नुकसान तो है, 6 सीटों का नुकसान है, लेकिन क्या वो खुद को थोड़ा मुतमईन पा रहा है?
और जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, वाम खेमा भी साथ में है, भीड़ भी बहुत आ रही है, फॉर्मूले भी नए इजाद हो रहे हैं। अब माई से बढ़कर, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से बढ़कर बाप की बात भी कर रहे हैं, रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, घोषणा पत्र जारी किया है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, ये सीएसडीएस के सर्वे में भी सामने आया है। 27% लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या मान रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। 23% लोग महंगाई की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बिहार में 33-7 का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में जा रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। देयर इज अ स्टिंग इन द टेल, अंग्रेजी में जो कहते हैं, और वो स्टिंग इन द टेल क्या है? अब इसे गौर कीजिएगा। 11 सीटें ऐसी हैं जहां जबरदस्त कांटे की टक्कर चल रही है। क्लोज कॉन्टेस्ट है 5 सीटों पर, बल्कि मैं कहूं 6 सीटों पर। आरा, गया, कटिहार, नवादा, सासाराम और अररिया। क्लोज कॉन्टेस्ट के मायने क्या है, बाकी तो तफसील से यशवंत देशमुख हमें बताएंगे। जहां पर हार और जीत का अंतर 3% ही रहने वाला है, और डेड हीट भी है। डेड हीट मतलब ऐसी टक्कर की सबकी सांसें अटकी रहेंगी। 4 जून को जब मतगणना होगी, वोटों की गिनती होगी। ये 5 सीटें हैं, यहां पर हार और जीत का अंतर 1% से भी कम रहने वाला है, या 1% तक रहने वाला है। तो अब ये 11 सीट एक तरफ चली जाएं, दोनों तरफ जा सकती हैं, वो एनडीए की तरफ भी सारी की सारी जा सकती हैं और इंडिया की तरफ भी। तो ये आंकड़ा दरअसल 26-14 का भी हो सकता है, और ये आंकड़ा 37-3 का भी हो सकता है एनडीए के पक्ष में। अब परिचय करा दूं मेहमानों का। सी वोटर के सर्वा जिन्होंने हमारे लिए सर्वे किया है, ये फाइनल ओपिनियन पोल किया है, यशवंत देशमुख मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, सीधी बात करते हैं। आज सीधा सवाल भी करूंगा। हम ओपिनियन पोल कर रहे हैं, पर कार्यक्रम तो मेरा सीधा सवाल ही है। प्रभु चावला है मेरे साथ, सीधे जवाब मिलेंगे। मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर, ज्योति कुमार सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और एके वाजपेयी एलजेपी रामविलास पासवान गुट 5 सीटों पर लड़ रहे हैं। ये उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं। और जो 4 सीटें, देखिए 40 सीटें हैं, 4-19 तारीख को, 4 दिन बाद वहां बटन भी दबाया जाना है। ये औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई है। तो आंकड़ा दिलचस्प है, 33-7 का आंकड़ा नहीं, ये टू क्लोज टू कॉल, डेड हीट एंड क्लोजली कॉन्टेस्टेड 11 सीटें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कांटे का मुकाबला इन जगहों पे होने वाला है संदीप। और एक मैंने पहले भी आपको बोला था कि 2 राज्य तो ऐसे हैं, बंगाल और महाराष्ट्र, जहां पे दरअसल एक सीट पे बुरी तरीके से टक्कर होने वाली है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे सेलेक्टिव ही सही, लेकिन टक्कर होगी बहुत तगड़ी। और सेलेक्टिव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे ट्रैकर में हम पिछले साल भर से इस बात को लगातार बता रहे हैं कि नीतीश जी का पर्सनल जो रेटिंग है वो लगातार गिर रही है। तो वो पहले के जैसी उनकी स्थिति नहीं रही है। एनडीए में आने के बाद में अरिथमेटिक का अंतर जरूर पड़ा है, लेकिन जहां जहां केमिस्ट्री में यह है कि जहां जहां भाजपा के सिंबल पर उम्मीदवार हैं उनको ट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, जहां जहां जेडीयू के सिंबल पे उम्मीदवार हैं वहां पर उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जेडीयू वर्सेस आरजेडी की जो लड़ाई है इस पे निगाह रखिए, क्योंकि तेजस्वी बहुत ज्यादा अच्छा लड़ेंगे, ये लिख के रखिए। देखना केवल यह है कि वो जितनी गुडविल उनके लिए पैदा हो रही है, या जो रेटिंग गिरी है मुख्यमंत्री की अभी वहां पर, क्या उसका लाभ वो अभी इन लोकसभा चुनाव में उठा पाते हैं, या ये कमजोर की तरह हो सकता है। निश्चित तौर पर जेडीयू इस पूरे समर की
कमजोर कड़ी वहां पर है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री को भी और नीतीश जी को भी कि वो इस डेफिसिट को निकाल करके 5 साल पहले वाला अगर वो वर्डिक्ट रिपीट करना चाहते हैं तो मेहनत बहुत लगेगी। पर आपके आंकड़ों की तह में भी मैं गया, वो कहानी तो कुछ दूसरी कह रहे हैं। अब जहां पर क्लोज कॉन्टेस्ट है, अब गौर कीजिएगा दर्शकों, आरा वहां पर तो बीजेपी का उम्मीदवार है, गया जीतन राम मांझी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, क्लोज कॉन्टेस्ट है। कटिहार यहां जेडीयू है, लेकिन नवादा और सासाराम, नवादा में सीपी ठाकुर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पर दोनों जगह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और जहां डेड हीट है, यानी कि 1% से भी कम का अंतर पर चुनावी नतीजे तय हो जाएंगे। औरंगाबाद बीजेपी का उम्मीदवार, बक्सर बीजेपी का उम्मीदवार, पाटलिपुत्र बीजेपी का उम्मीदवार रामकृपाल यादव। तो ये तो बीजेपी संकट में दिख रही है। अंतर केवल यह है संदीप कि ये संकट वाली सीटों पे हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब प्रचार करने जाएंगे तो वो कहेंगे ये सीट मुझे वोट दो, ये सीट मुझे दो। मेरा केवल ये कहना है कि ये जो पर्सनल इफेक्ट वाला कैंपेन है जिसका हम अक्सर असर देखते हैं, क्योंकि हमें पता है विधानसभा और लोकसभा के बीच में करीब 10 से 15% का मोदी इम्पैक्ट या मोदी डिविडेंड ये बीजेपी को मिलता रहा है। इस बार देखना यह है कि ये इम्पैक्ट केवल बीजेपी के कैंडिडेट्स को मिलता है या इसमें इस बार जेडीयू के लिए सांसद है या जेडीयू को भी कुछ परेशानी उसमें होने वाली है। तो ये जो वोट प्रतिशत पर भी आ जाएं, जो आपने कहा एनडीए 51% और इंडिया 40% जी, पर भीड़ और जिस तरह की हुंकार भरी जा रही है, ट्रैक्शन आपने भी कहा और जितने भी राजनीतिक जानकार हैं कि तेजस्वी अपना दायरा भी बढ़ा रहे हैं। वो जो एक MY तक सिमटा हुआ उनका वोट बैंक था जो ऑप्टिमाइज कर लिया था, अब उसमें और एड ऑन्स भी आ रहे हैं। छौंक भी लग रहा है। नहीं, छौंक लग रही है लेकिन पर मुकम्मल नहीं, मुकम्मल अभी के चुनाव के लिए नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, जिस तरह से हम कर्नाटक का ट्रैकर जब ला रहे थे और हम बोल रहे थे बीजेपी बुरी तरीके से हारने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी की सभा में उस समय पर भी कर्नाटक में भीड़ आ रही थी और संदीप मैंने कहा था कि ये दरअसल हेजिंग की तरह से है। वो इन्वेस्ट लोकसभा के लिए कर रहे हैं, विधानसभा में गिल्ट फैक्टर को रोप के आ रहे हैं कि विधानसभा में हमको वोट नहीं दोगे, लोकसभा में देना। मुझे लगता है उसका रिवर्स साइकोलॉजी जो है तेजस्वी प्ले कर रहे हैं कि विधानसभा में हमारे लिए वोट ज्यादा पड़े, लोकसभा में भले ही, लेकिन वो रास्ता खाली छोड़ नहीं रहे हैं। वो ये नहीं हो रहा है कि इसे मुकाबला दे दिया, गिव अप करने वाली लड़ाई तेजस्वी की नहीं है। मुझे लगता है कि इन लोकसभा चुनाव के बाद में तेजस्वी और ज्यादा मजबूत होकर के उभरेंगे। सीटें कितनी आएंगी, कितना आ पाएगा, तो ये मुश्किल। और जो क्लोज 3% वाला अंतर और 1% वाले अंतर की जो 11 सीटें हैं, ये ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है या ये आंकड़ा बहुत ऊपर नीचे बदलेगा? अगर ये 20 में आ जाए एनडीए तो एनडीए के लिए चिंता का सबब हो जाएगा। मैं 2 चीजें बताऊंगा इसमें। एक तो ये प्रधानमंत्री का कैंपेन व्यक्तिगत रूप से वो कितना इंपैक्ट करता है, ये इसका सीधा असर पड़ेगा। दूसरी बात ये हम ना भूलें, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा टेक्निकली स्पीकिंग मध्य प्रदेश चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में मेरा दिमाग बार बार रिलेटिव टर्नआउट पे काम कर रहा है। रिलेटिव टर्नआउट यानी 10 में से मध्य प्रदेश में 9 जो बीजेपी के वोटर थे वो बूथ पे गए, कांग्रेस के 10 में से 6 गए। क्या ये कहानी संगठन के आधार पे दोहराई जाएगी? कितना ज्यादा इंपैक्ट टर्नआउट पे पड़ता है? जो भाजपा का संगठन है, अगर वो वोट अपने निकालने में कामयाब हो गया तो ये मार्जिनल सीटें सारी एक तरफा भी जा सकती हैं। लेकिन टर्नआउट अगर गिर गया 2004 की तरह, जैसे अर्बन इलाकों में 18% का ड्रॉप हो गया था टर्नआउट में, टर्नआउट अगर गिर गया तो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनेगा। चिंता का सबब बनेगा। अब यहां पर प्रभु 51 और 40 अंतर 11% का है, लेकिन हम क्लोजली कॉन्टेस्टेड अगर सीटों को भी देखें, प्रधानमंत्री कितना करिश्मा करते हैं इसका जिक्र कर रहे हैं, 2 बार जिक्र किया यशवंत ने, लेकिन आपका सबसे असीम तजुर्बा है चुनावों का यहाँ पर मेरे पैनल में। ये चुनाव दरअसल मुद्दा विहीन, एक विपक्ष विहीन भी, और प्रधानमंत्री मोदी विक्टिम कार्ड खेलने में बड़ा उनको महारत हासिल है कि ये देखिए मुझे गाली देते हैं, ये मुझे कोसते हैं। वो अभी मुद्दा विहीन भी है ये चुनाव और विपक्ष विहीन भी है। तो उसको कैसे आप एनालाइज करते हैं? संदीप, मैंने कल भी कहा था कि इस इलेक्शन में दिख रहा है कि मोदी इज द मीडियम, मोदी इज द मैसेंजर, मोदी इज द मैसेज। ये कॉम्बिनेशन बना लिया उसने आपने, मेरे अलावा कुछ नहीं है। यशवंत जी यहाँ बैठे हुए हैं, अब जब रिजल्ट आएगा
हम लोगों ने तय कर लिया, इनके कहने का, इनका सर्वे है, मेरा नहीं है, इनके साथ सहमत हो रहा हूँ मैं, कि ये मैंडेट मोदी के ऊपर है। ये रिजल्ट जब आएगा, जसवंत जी तब मानेंगे कि ये मोदी जी का असर हुआ या नहीं हुआ। तब नहीं कहेंगे कि ये बीजेपी का कैंडिडेट खराब था या कांग्रेस का खराब था। तब उस वक्त का ये बात तो जसवंत जी को मैं एक बार तब भी याद कराऊंगा, तब बैठूंगा कि आपने ये कहा था। और दूसरा, ये नई बात मैंने देखी है कि पहले तो मेरे 2019 के वोट परसेंटेज क्या हैं पार्टी के मेरे को याद नहीं है, इसलिए जसवंत जी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोनों इकट्ठे मर के लेते तब कितने परसेंटेज वोट? देखिए 24 के करीब बीजेपी का था, 22.5 के करीब जेडीयू का वोट बैंक था। हाँ, तो वो उससे बढ़ गया। इसके बाद वो 46 हो जाता है और साथ में एलजेपी का भी वोट बैंक जुड़ जाएगा। और दूसरी बात, इन्होंने 6% तो वो 50% से ऊपर हो गया। ठीक है, अब अपने सीटें बीजेपी उतनी सीटें लड़ी जितनी पिछली बार लड़ी थी। अब हारेंगे, इनका कहना है कि जेडीयू के ऊपर ज़्यादा असर हुआ था। कि पहले इनका ये सोचना था कि बीजेपी एक बार जब ओपिनियन पोल ये स्टेट ऑफ द नेशन पे किसी और चैनल भाषण कर रहे थे, तो इन्हें कहना था कि जेडीयू कम लड़ेगी और बीजेपी ज़्यादा लड़ेगी, इससे सीटें बढ़ सकती हैं। परंतु वो हुआ नहीं। तो अब बीजेपी की जितनी सीटें उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते वो। और दूसरे 17 और जेडीयू को कितना नुकसान होगा ये तो अभी पता नहीं किसी को। कुछ अंदाजा लगता है। पूरी बात मैं एक सेकंड आ रहा हूँ, थोड़ा सा एक जुड़वा लूँ ना। 7 सीटों में हारने वाली वो सीट किसके खाते में ज्यादा दर्ज हो रही है? उसी पे आ रहा था जी, लगभग जेडीयू के खाते में ज्यादा हैं, बीजेपी के खाते में कम हैं। मार्जिनल सीट्स बीजेपी के खाते में ज्यादा हैं, बात सही है, लेकिन हारने वाली सीटें जेडीयू के खाते में ज्यादा। जी, उस पे आ रहा था ना, जब उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता और मोदी जब बोलने जाएंगे तो असर पड़ेगा। भाजपा के कार्यकर्ता जेडीयू के खाते उसके लिए सपोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो मैथमेटिक्स तो ठीक है, केमिस्ट्री बनेगी क्या? रसायन शास्त्र होगा या मैं 40 साल केमिकल लोचा हो जाएगा? मैं तो 40 साल से देख रहा हूँ उनको, मेरी उनसे घनिष्ठ मित्रता है कई लोगों से। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता जेडीयू के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत विजिट के बेसिस पे कह रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे और मोदी जी का कितना असर होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपने कहा कि 14 रह जाती हैं या 26 रह जाती हैं, फैसला उसी के ऊपर है। 11 वाला 1% वाला है कि उसके अंदर मोदी कितना कन्वर्ट सकते हैं, वो बीजेपी सीटों पर कन्वर्ट कर सकते हैं। पर जेडीयू की सीटों पे कन्वर्ट कर पाएंगे क्योंकि कार्यकर्ता वहाँ जुड़ा हुआ नहीं है उन दोनों के साथ एक दूसरे का। कई बड़े नेता रिटायर हो गए जिनको टिकटें मिल गई, बैठ गई। तो बिहार के ऊपर फिर कल वही बात, कल वेस्ट बंगाल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, अब भी बिहार के ऊपर डिपेंड करता है कि 300 से ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे या 300 और इसमें दिलचस्प बात, प्रभु आप ही की बात में थोड़ा सा और जोड़ दूं और दर्शकों की दिलचस्पी इस बात में भी होगी। 19 तारीख को जो ये 4 सीटें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, इनमें से 3 एनडीए के खाते में, ये चारों तो गई थी, वहां पे तो सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस को मिली थी। पर यहां पर जो क्लोज कॉन्टेस्ट की भी बात है, उनमें औरंगाबाद ये डेड हीट है, 1%। औरंगाबाद से बीजेपी का उम्मीदवार है। पिछली बार कितने वोटों से जीता था? गया क्लोज कॉन्टेस्ट है। पिछली बार कितनी जीता था? इतने मार्जिन नीचे आया है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वे 1% आगे बढ़ गया। इसमें 8 जितना भी डिफरेंस, 7-8% का डिफरेंस होगा मेरे नॉलेज के हिसाब से। तो इतना रिवर्स स्विंग चला गया ना। अगर पिछली बार औरंगाबाद में एनडी का कैंडिडेट अगर 10% जीता है, वहां 1% पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्विंग हो रहा है ना। ठीक है राजीव रंजन, यहां पर एक बात उभर कर आ रही है, दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये 33 और 7 आप अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, दहाई का आंकड़ा छू नहीं पा रहा है इंडिया गठबंधन। आपके लिए सुकून की बात तो होगी, पर क्या चिंता का सबब यह है कि आप कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं? बीजेपी तो निकाल रही है सीट, जेडीयू हारती दिख रही है। जो फ्रिंज सीटें भी हैं, जो मार्जिनल सीटें हैं, उसमें हाँ बीजेपी थोड़ी अटकी हो सकती है, पर आप कमजोर कड़ी हैं। देखिए, इससे उलट एक तस्वीर भी आप बनती हुई देख सकते थे अगर नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ नहीं होते। तो ये वोट शेयर का फिर जो फासला है दो अलायंसेस के बीच का, वो आपको एक बड़ा अंतर देखने के लिए विवश करता है और नतीजे बिल्कुल इससे उलट दिखते जो अभी आपको दिख रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, बिहार के पिछले 2 दशक की राजनीति में जो भी चुनाव हुए हैं, 2014 नीतीश कुमार जी अकेले लड़े, 16% का वोट शेयर था, लेकिन जिस अलायंस के वो चेहरा बने उस अलायंस को जीत मिलती रही है, इस अलायंस को भी जीत मिलेगी। और 2 तरह के निष्कर्ष हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसका स्ट्राइक रेट क्या होगा, इसलिए कि जब चुनौती 400 सीटों की है तो
गठबंधन धर्म का तकाजा ये है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, भारतीय जनता पार्टी भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते और एलजेपी भी जीते। एलजेपी वो प्रधानमंत्री जी निसंदेह स्टार कैंपेनर है आपका 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब बीती बातों को बिसारने का वक्त है। अब ये तो युद्ध का मैदान है और इसमें आर पार दो अलायंसेज हैं, उनके बीच अब पिछली बातों को याद करने का वक्त नहीं है। पिछली बातों को याद करने का वक्त नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं राजीव, पर हम पिछली बातें भी जब आपको सूट करता है इतिहास के सारे पन्ने खंगाल देते हैं, पर यहां पर अभी जुम्मा 4 दिन पहले की मैं बात करता हूं कि बीत गई सो बात गई, जीवन में मधु का प्याला था। आप हरिवंश राय बच्चन के मोड में आ जाते हैं। बात हो रही है बिहार की। बिहार का जो हमारा फाइनल ओपिनियन पोल है, दोनों के लिए ही संतोष भरी खबर मैं कह सकता हूं। इंडिया 1 पर सिमट गया था पिछली दफा, 7 सीटें जीतता दिख रहा है। 33 पर एनडीए, हालांकि 39 का आंकड़ा था, पर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। पर कमजोर कड़ी जेडीयू है और केमिस्ट्री की बात हो रही थी। एलजेपी, वाजपेयी साहब जी साथ साथ काम करेंगे ना? जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नीतीश देखो कुमार को लेकर एलजेपी जो का थी, जहाँ तक इनका ये जो ओपिनियन पोल में आया है, हाँ, मैं इनसे सहमत हूँ किसी हद तक। बिकॉज जब हमारी बिहार में बात होती है और वहाँ से जो रिपोर्ट आती है तो वो भी इसके आसपास ही है। लेकिन अभी चुनाव खुला नहीं है, अभी तो और इनके ट्रैकर आएंगे, लगातार आते रहेंगे। अब नहीं आएंगे। अब मुझे नहीं मालूम, आएंगे नहीं। अच्छा चलो रिजल्ट आ जाएगा, हम अपने पास दबा कर रख लेंगे। इसमें सिर्फ कहने का मकसद इतना सा है कि भाई हमारे 100% मार्क नहीं आ पाएंगे अगर मान लो इस हिसाब से चला जाए तो 98 आ जाएंगे, 97% आ जाएंगे। पर नंबर वन मतलब तो नुकसान ज्यादा नहीं है। नहीं, हमें ये भी नहीं लगता। हम तो 40 का टारगेट रखा है और जो रिपोर्ट आ रही है साथ साथ काम करेंगे, कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं करेंगे जेडीयू के साथ काम, थोड़ी होता, पर एलजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। बाकायदा करेंगे, सवाल पूछ बिल्कुल करेंगे, जोड़ तोड़ से करेंगे, पूरी तरीके से करेंगे। नहीं करेंगे तो कैसी बात बनेगी? 40 का टारगेट कैसे आएगा? वो मजबूरी है, सबको करना पड़ेगा और सब कर रहे हैं अभी तक। यही तो ये मजबूरी का नाम गठबंधन भी हो रखा है और नीतीश कुमार का आना क्या नैया बचा रहा है या नीतीश कुमार की नैया डूब सकती है, ये अभी देखने वाली बात है। तो बिहार में 33 सीटें एनडीए और 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। वोट प्रतिशत में अंतर काफी है, 51 बनाम 40। ये दिसंबर में कितना था यशवंत? दिसंबर में ठीक ये उलट था, करीबन 8 या 9% का गैप उल्टी तरफ था। उल्टी तरफ जी, था। तो ये बात एडवांटेज इंडिया थी। इसलिए जेडीयू के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि अगर नीतीश कुमार फ्लिप होकर के इधर नहीं आते तो बिहार में संकट बीजेपी का या एनडीए का बहुत बड़ा होता। इससे मैं इनकार नहीं करता। चाहे वो कमजोर कड़ी हैं, पर एक पुश दिया है, पुश तो है, इम्पेटस दिया है। पिछली बार जेडीयू के क्या 50 से भी नीचे आ गई थी सीटें। हाँ, 42-43 उनका डिक्लाइन नजर आ रहा सबको। नहीं, वो उसमें ये भी था ना कि हनुमान जी ने अपनी दुम से जो लंका में आग बजाय अयोध्या में आग लगा दी थी, हुआ ये था। वो जो पासवान की भूमिका, ये जो आंकड़े हैं कुछ राहत की सांस देते हैं या इन आंकड़ों को खारिज कर रहे हैं? वो आजकल शगल है, आप कर सकते हैं। हर कोई आता है, जिसको सूट नहीं करता वो खारिज कर देता है। नहीं संदीप जी, देशमुख जी सर्वे के दुनिया के बड़े चर्चित इंसान हैं, उनको खारिज करना उनके साथ अपराध होगा और अपने नैतिकता पर सवाल होगा। मैं बिल्कुल सवाल नहीं खड़ा करता हूं, लेकिन बस मैं 5 मुख्य बिंदुओं की तरफ आपका और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो 2019 का चुनाव है और 2024 के बीच में जो 5 फर्क दिख रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो 19 का चुनाव था वो पुलवामा और बालाकोट के साये में लड़ा गया था, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के 2024 के कॉन्टेक्स्ट में, कि नीतीश जी उधर है तो, लेकिन इस बार उन्होंने जो सरकार छोड़ा वो एक ऐसी सरकार थी जो नौकरी दे रही थी, 5 लाख नौकरी दे रही थी। उस सरकार को उन्हें छोड़कर और एनडीए में गए तो लोग अभी तक पचा नहीं चाह रहे जो विकास चाहते हैं, और उससे जो उनकी लोकप्रियता थी उनकी घटी और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो है वो बहुत बड़ी है उस संदर्भ में। तीसरी बात यह है कि जो मोदी जी का आज का संकट है कि वो 10 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो परिवारवाद कहने को मजबूर है। उनके एक साइड में सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं जिनके माता पिता दोनों राजनीति में थे, और दूसरी तरफ चिराग पासवान बैठे हुए हैं
उसके बावजूद भी वो परिवारवाद को मुद्दा बनाने में नहीं हिचकते हैं। चौथी बात, इस बार जो एलजेपी है वो इस दौरान टूटी है। पिछले बार उन्होंने नीतीश को कमजोर किया था, इस बार उन्होंने अपने दल को कमजोर पर किया। आप मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। 7 सीटें हैं, ये तो आपको ऐसी संतुष्टि तो नहीं दे रहे होंगे, थोड़ी राहत तो होगी कि भाई ऐसा नहीं है कि खाता भी नहीं खुलेगा या एक पर ही सिमट जाएंगे। नहीं संदीप जी, मैं इस बात को तो मानता ही नहीं हूं कि ये जो फासले हैं वो कम नहीं होंगे। अगर इस सर्वे को भी अगर हम मान लेते हैं तो ये फासले इतने कम होंगे कि उल्टे भी हो सकते हैं, जिस तरह का माहौल बिहार में चल रहा है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगस्त 2022 में जब सरकार को चुनौती दिया गया था नीतीश कुमार के साथ में, तो जो नीतीश कुमार ने कवायद शुरू की थी इंडिया का, उसमें सबसे मजबूत स्तंभ तेजस्वी यादव थे और पूरे देश भर में उन्होंने ही भ्रमण करके लोगों को संदेश दिया था। वह भी क्रेडिबिलिटी है। और आज और इसमें आप लगातार जो रोजगार की बात कर रहे हैं नवल, बहुत से लोग कह रहे हैं और मैंने भी ये सवाल अभी पूछा प्रभु से कि भाई मुद्दा विहीन चुनाव दिख रहा है, पर दरअसल क्या सबसे बड़े मुद्दे रोजगार और महंगाई हैं जिनकी गूंज शायद नेशनल मीडिया अभी सुन नहीं पा रहा है। CSDS ने तो बताया 27% लोगों की निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, 23% महंगाई को कह रहे हैं, सिर्फ 4% था ये आंकड़ा 2019 में। बिल्कुल सही बात संदीप जी, मैं भी बिहार होकर आया हूं एक सप्ताह और मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव के सभा में आप देखिएगा तो उसका आपको एक छाया भी दिखता है। और यही कारण है कि वो बार बार तेजस्वी यादव पूरे देश को बता रहे हैं कि बिहार सबको आश्चर्यचकित करेगा अपने रिजल्ट। चलिए, आश्चर्यचकित होने के लिए सब तैयार हैं 4 जून को। पर मैं एक आपसे एक और जानकारी चाहूंगा, ये 7 का आंकड़ा जो विपक्षी गठबंधन का आ रहा है, इसमें आरजेडी की कितनी सीटें हैं और कांग्रेस की कितनी? जितनी सीटें हैं वो आरजेडी की है, केवल एकमात्र सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में वही कांग्रेस जी। और एक बात 2020 वाला भी 70 सीटें दी, 19 जीती, यहाँ कमजोर खड़ी कांग्रेस है। और दूसरी चीज जो आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं, असल में सभी प्रवक्ताओं से कुछ ना कुछ सहमत करने लायक मेरे पास में आंकड़े हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे शेयर करने में कोई गुरेज नहीं। सी वोटर एबीपी के ट्रैकर में प्रधानमंत्री के सवाल पे जिस तरह से एकतरफा रेटिंग नरेंद्र मोदी के लिए आ रही है बिहार में, उसी तरह मुख्यमंत्री पद के सवाल के लिए तेजस्वी यादव की एकतरफा रेटिंग आ रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव किस तरीके की सीटें जीत पाते हैं, ये उतना बड़ा सवाल अभी कितना होगा वो देखने लायक है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि वो बिहार में पर लड़ाई तो अभी लोकसभा की है, विधानसभा से लड़ाई अभी लोकसभा की। हाँ, तसल्ली लेना वो बेमानी हो जाता है। ज्योति, कांग्रेस क्या कमजोर खड़ी साबित हो रही है या दरअसल मुद्दे तो हैं, मुद्दे प्रमुखता से नहीं उठा पा रहे हैं विपक्ष और प्रधानमंत्री मोदी पूरा नैरेटिव अपने इर्द गिर्द ही बुनने में कामयाब हो रहे हैं क्या? देखिए संदीप जी, आप खुद ही बहुत बातों को कहा है और आज का प्रधानमंत्री का जो इंटरव्यू हुआ और जो आप बिहार स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार बिहार में चुनाव अगर आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से अगर परसेप्शन पर होती है या मुद्दों पर होती है, तो दोनों में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। अगर आप परसेप्शन की बात करते हैं तो फिर देखा जाएगा ना कि प्रधानमंत्री जी 2014 में बोलकर आज तक क्या क्या बात किए हैं। अगर उन बातों को नहीं कर पाए हैं तो बिहार की जनता, आप भी मानते हैं और इस पैनल में बैठे सारे लोग मानते हैं कि बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर कितना मजबूत और सुदृढ़ है। आप अगर परसेप्शन की बात करते हैं संदीप जी, तो आप देखें नीतीश कुमार जी के रवैये को लोग परखेगा, जांचेगा और सोचेगा कि जो 16 सीट उनको मिली थी, क्या वो 16 सीट फिर से उनको दिया जाए। और 17 सीट जिसकी आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप देखें ना, औरंगाबाद इतना हाईली एंटी इनकम्बेंसी। मैं भागलपुर से आता हूं, आप भागलपुर में देखें जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं अजय मंडल, इतना ज्यादा उन पर एंटी इनकम्बेंसी है। आप कटिहार से लेकर किशनगंज से लेकर बांका आ जाइए, बांका में गिरधारी यादव भी वहां पर कैंडिडेट है। आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस की बात, जो सवाल मैंने पूछा था ज्योति, उसको थोड़ा सा आप सरकमवेंट कर गए। कांग्रेस कमजोर खड़ी है क्या? सारी सीटें आरजेडी ही जीतती दिख रही है, ये 7 में से एक शायद आपके खाते में आए।
संदीप जी, मैंने सीटों का जो बात किया, हम तो इंडिया गठबंधन जीतेंगे और 40 का 40 जीतेंगे, लेकिन जहां कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं जो सीट का नाम लिया, किशनगंज हम जीत रहे हैं, कटिहार आप बोल रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है जो कि हम जीत रहे हैं, भागलपुर जीत रहे हैं, अगर कोई भागलपुर गया है तो पूछ ले आप उनसे, भागलपुर हम जीत रहे हैं। और पप्पू यादव की पार्टी का विलय करवा दिया, जन अधिकार पार्टी का, फिर उसे टिकट नहीं मिला, अब डेड हीट है, 1% के अंतर से नतीजा तय हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। और उसमें एनडीए को बढ़त है, आपकी अंदरूनी कलह के चलते एनडीए के खाते में एक सीट जाती दिख रही है जो इंडिया की होनी चाहिए थी। गलत कह रहे हैं लेकिन संदीप जी आप नहीं संदीप जी, मुझे एक बात बताएं आप, एक बात मुझे, अश्वनी चौबे का टिकट काट दिया, इनके अंदरूनी कलह का किसको फायदा होगा? क्या बीजेपी को ही फायदा होगा? क्या इंडिया गठबंधन को नहीं होगा? आपने 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुजफ्फरपुर काट दिया। और देखिए, जो भी सी वोटर और जो भी ये एनालिसिस किए हैं, अभी तो हमने महाराजगंज की सीट नहीं अनाउंस की, सासाराम की सीट अनाउंस नहीं की, पटना सिटी की सीट अनाउंस नहीं की। ये आखिर किन मुद्दों पर होगा? आपको अगर मैं बताऊं तो भागलपुर में मुद्दे और कैंडिडेट की वजह से हम जीत रहे हैं। इस बात को कैंडिडेट और मुद्दे, ठीक है, अभी इस बात को भी आगे मैं बढ़ाता हूं, लेकिन कन्हैया बिलारी भी हमारे साथ हैं और बिहार को तो ये दशकों से ट्रैक करते आ रहे हैं और सब नेताओं को उनकी मजबूती और कमजोरी सब जानते हैं, ये अंदर खाने से क्या होता है सब जानते हैं कन्हैया। तो कन्हैया, ये 33-7 के आंकड़े से कितना आप खुद को जोड़ पाते हैं? 11% का अंतर है, 51 बनाम 14 और 33-7 का आंकड़ा है। नहीं, ये जो आप 33-7 का आंकड़ा दिखा रहे हैं कि वेरी क्लोज टू द ट्रूथ। हम लोग भी यही, इसमें हो सकता है कि 1-2 इंडिया का ही बढ़ेगा, महागठबंधन का ही बढ़ जाएगा, ये संभावना है। जैसे पप्पू यादव को हम लोग मान रहे हैं कि वही इज विनिंग, तो इंडिपेंडेंट रहेंगे लेकिन पार्ट ऑफ द इंडिया ही रहेंगे जीतने के बावजूद भी। वो एक सीट है, समस्तीपुर की सीट को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है कांग्रेस ने, लेकिन सन्नी हजारी ही होंगे वहां पर, ऐसा लगता है। तो वो भी मजबूत कैंडिडेट है, वो भी आप सीट जीत सकते हैं। अब कांग्रेस का सासाराम में भी जो है इन्होंने अनाउंसमेंट, मतलब मोटी तस्वीर आप ये कह रहे हैं 30 का आंकड़ा छू लेगा एनडीए और 10 के करीब वो मुश्किल दहाई तक देखिए इंडिया जा सकता है। आपने जो बताया कि देखिए अभी जितनी भी सभाएं, जिसकी भी सभाएं हो रही हैं संदीप जी, उसमें स्पॉन्टेनियस जो क्राउड है वो तेजस्वी में ही है, और किसी में नहीं है। अभी एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ये सलाह दी थी कि 7 कैंडिडेट्स आप बदल दीजिए, इनके खिलाफ घोर एंटी इनकम्बेंसी है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो बीजेपी क्या सलाह दे रही थी? बीजेपी ने अपने उम्मीदवार कितने बदले? सभी को एक अश्वनी चौबे टाइप कहीं 1-2 पर गाज गिर गई, सबको रिपीट करना पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी तो वहां भी होगी जो ज्योति कह रही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभाओं में कल नीतीश कुमार, ऐसा हमने सुना है कि वो शिरकत नहीं करेंगे, वो साथ नहीं होंगे। इन लोगों ने इनके पास इंफॉर्मेशन था कि मुख्यमंत्री का जो भाषण हो रहा है बड़ा बोरिंग भाषण हो रहा है और प्रधानमंत्री को ही सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं अब आप समझिए। लेकिन कल की जो 2 मीटिंग वहाँ उसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है, 1 मिनट कन्हैया भाई, प्रभु इंटरवीन करना चाह रहे हैं। ये बात जो ने कही अगर ये सच है तो मैं जसवंत भी यहाँ बैठे हैं जो पहले प्रवक्ता बोल रहे थे कि नीतीश का आने का फायदा होगा, ये तो नेगेटिव लाइबिलिटी होती जा रही है। इसका वोट और कम होंगे जितने होने चाहिए थे। और दूसरा एक बार दर्शकों को बता दें, कमिटेड वोट बैंक तो है नहीं, कमिटेड नीतीश कुमार के ना है ना, अरिथमेटिक का फायदा है, केमिस्ट्री का नहीं। वो बात लगातार नहीं, केमिस्ट्री नीतीश कुमार नेता नहीं है, वहां पर सिर्फ कास्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। आप ये मान कर, पहले अभी तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता हैं, अब ये मान कर चल रहे हैं कि नीतीश कुमार तो नेता है ही नहीं। तो मतलब नीतीश कुमार फैसला नहीं। दूसरी बात, एक बार सीटों का बंटवारा बता दीजिए, मेरे कंफ्यूजन उसमें हो रहा है कि 33 सीटें किसके खाते में कितनी है। आपने कांग्रेस की एक बता दी, इसमें से 33 में से बीजेपी की कितनी है? बीजेपी की 17 की 17 वो मानकर चल रहे हैं, पर इसमें क्लोज कॉन्टेस्ट भी है। बाकी 16 किसकी हैं? हाँ, पता लगे ना, 16 लड़ रहे हैं, कितने लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं?
ये थोड़ा सा आप खुलासा करेंगे। बाकी में 16 में जेडीयू की हैं कितनी? एलजेपी अपनी सारी सीटें जीत 100% उनकी 100%। वो आरएलएम एक आरएलएम जीत, एक हम जीत रहा है, एक आरएलएम जो हैं वो जीत रहे हैं। तो ये है बची हुई, फिर उसमें जेडीयू। नीतीश कुमार अगर कल नहीं आते हैं, ये अपने आप में फायदा ये अपने आप में एक बड़ी खबर पर अब मैं एक और चीज पर जिस पर दरअसल ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, और ये सिर्फ बिहार पर लागू नहीं होती, और प्रभु आप ही से शुरू कर रहा हूं। मुद्दा विहीन चुनाव तो है, पुरानी बातें याद दिलाई जा रही हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, क्या वो मुद्दे गूंज उनकी सुनाई देने लगी है, या विपक्ष मुद्दे तो हैं तश्तरी पर सजे हुए, उनको दरअसल लपक नहीं पा रहा है या समझा नहीं पा रहा है? देखो, मैं टीवी चैनल कभी कभी स्किप करता हूं, जो लोग रिपोर्टर ग्राउंड पे जा रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम जो होता है वो एंकर ड्रिवन, स्पीकर ड्रिवन, गेस्ट ड्रिवन होता है तार का तारा। जो मैं बातें सुन रहा हूँ उसमें मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, परंतु चैनल्स के अंदर ये जो बीजेपी या ये लोग जो है पर्सनैलिटी डिवर बनाते चले जा रहे हैं कि मुद्दों के ऊपर विपक्ष भी, कांग्रेस पार्टी भी एक नारा, एक नेता, एक नीति अपने सामने प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है अल्टरनेटिव, जबकि मुद्दे हैं लोगों के ऊपर, हमेशा आते रहे 1980 से लेकर अभी तक। करप्शन 2004 में देखा मुद्दा विहीन एक चुनाव था, पर अगर ओपिनियन पोल के साथ चले, और विपक्ष भी इन्होंने अभी स्टेट ऑफ द नेशन किया था, उसके अंदर भी एम्प्लॉयमेंट और करप्शन सबसे ज्यादा थी। तो पर सवाल 3 साल से आ रहा है हमारे, 3 साल से 1980 से आ रहा है। संगीत रागी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरएसएस विचारक हैं, बीजेपी के समर्थक भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। संगीत, 33-7 का आंकड़ा मतलब पाफ ऑफ कॉस, ज्यादा नुकसान नहीं, कैसे आंकते हैं? देखो संदीप, बिहार में चुनाव जब हम देखते हैं तो हमको एक बात हमेशा बहुत इको आ रहा है। संदीप थोड़ा ठीक करा देंगे? थोड़ा सा करिए तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि 12 से 15% का जो वोट बैंक है वो एक वोट बैंक नीतीश जी के साथ है, और जैसे ही ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलती है वो क्लीन स्वीप हो जाता है। नीतीश कुमार अपने चुनाव नहीं जीत सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि 2014 का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के ही 31 सीटों पर जीती थी, और 2 सीट ही जेडीयू प्राप्त कर पाया था। और इस बार भी वही स्थिति थी। जो लोग आकलन कर रहे हैं, ये तो हर पार्टी का अपना प्रवक्ता आकर के यही बोलेगा कि यहाँ ठीक नहीं है, वहाँ ठीक नहीं है, वहाँ कांग्रेस एक जिंदा लाश है बिहार। सुन लीजिए, कांग्रेस एक जिंदा लाश है बिहार की राजनीति में, उसको अर्थी देने के लिए भी दो आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। औरंगाबाद की सीट से हम बात करते हैं। औरंगाबाद में पिछली बार जो है 60,000 से ज़्यादा मतों से औरंगाबाद के कैंडिडेट जीते थे। वो तब की स्थिति थी जब वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत मजबूत सत्येंद्र नारायण सिंह जी के परिवार से एक को टिकट दिया था, जो कि बड़े मजबूत राजपूत थे। अभी इतनी डिटेलिंग तो हम अभी नहीं कर पाएंगे, अभी डिटेलिंग का भी वक्त आएगा। आप कह रहे हैं कांग्रेस एक जिंदा लाश है, सुन तो लेंगे, वो जेडीयू के लिए भी लागी हो। देखिए वक्त नहीं बचा ना संगीत, आई एम सॉरी, आज मैं आपको कम वक्त दे पाया। पर जो ये तस्वीर है, थोड़ा सा ऑडियो छोड़ दीजिए, अब मुझे लाइए स्क्रीन पर, अगर ब्रेक लेना है तो। 33-7 का ये आंकड़ा है, और 33-7 का आंकड़ा क्या एनडीए राहत की सांस लेगी? जबरदस्त नुकसान नहीं हुआ है, या अभी उम्मीद बांधे बैठा है इंडिया कि हम दाही के आंकड़ा ही नहीं उससे कहीं ऊपर जाएंगे? द गेम इज वाइड ओपन।